तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम बीकॉम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में एक कंट्रोलिंग का चैप्टर का पहला सवाल हम पढ़ेंगे। व्हाट स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड टू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। असल में बात ये कि ये जो एक इदारा होता है, जो चल रहा होता है, इस इदारे के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है जी। अब जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है वो ये है कि हमारे एम्प्लॉयज़ सही काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ सही काम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे इदारे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात, खतरनाक हद तक ये हमारी डेंजरस बात हो सकती है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, तो हम टू मेक इट श्योर कि हम इस चीज़ को श्योर करें बिल्कुल कि हमें सब चीज़ों का अंदाज़ा है और हम बंदों पर नज़र रखे हुए हैं। अगर सामने वाले जो हमारे बंदे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्हें भी ये पता होगा कि भाई जो हमारा ओनर है, हमारा मालिक है, वो हम पर नज़र रखे हुए, तो वो भी ज़रा सही से काम करेंगे, वो भी कोई दो नंबरी इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाए कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो फिर जो हमारा काम करने का तर्ज होता है वो बिल्कुल उसके अंदर तब्दीली आ जाती है और हम सही काम करने को रेडी नहीं होते। ठीक है जी। सो द कंट्रोल प्रोसेस स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसीजर। नंबर वन, control systems are designed to measure progress towards planned performance and, if necessary, to apply corrective measures to ensure that performance is in line with managers' objectives. Control process detects and corrects significant variations and discrepancies in the result obtained from planned activities. Control process क्या है कि जो भी अगर कोई गलतियां हो रही हैं हमारे काम के अंदर, अगर कोई भी परेशानी है, तो हम उसको क्या करें, हम उसको ख़त्म करें, उसको सॉल्व करें। और हमारे काम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा परेशान रहे। ठीक है जी। अगर हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे काम के अंदर अगर कोई भी बंदा, अगर वो डिस्टर्ब होता है और सही काम नहीं कर रहा है, तो इससे अल्टीमेटली जो फर्क आएगा वो हमारे पूरे के पूरे इदारे के ऊपर आएगा। पूरा का पूरा हमारा इदारा इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू कंट्रोल all the activities of the organization to work smoothly। हमें अपने इदारे की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। जब हम अपने इदारे की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे तो हमारा इदारा प्रॉपरली काम करेगा और इस तरह अल्टीमेटली हम डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ जाएंगे। तो इसमें कुछ हमें स्टेप्स का ख्याल रखना पड़ता है। स्टेप नंबर वन ये है कि जो भी हमारे इदारे में आ रहा है उसको हम इस चीज़ से आगाह कर दें और उससे हम इस चीज़ को कंफर्म कर दें, उसको समझा दें कि भाई हमने आपको रखा है और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो स्टेप नंबर वन क्या है? स्टेप नंबर वन इज टू क्लैरिफाई ऑल द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पर्सन। हमें बंदे को अच्छी तरह से इन चीज़ों का अंदाज़ा दिलाना होगा कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अब जब बंदा आएगा तो उसको पता होगा पहले से कि हाँ यार, इन्होंने मुझे रखा है और मुझे रखने की वजह ये है। उन्होंने अगर मुझे रखा है तो मुझे रखने की वजह ये है, अगर मैं ये काम प्रॉपर उन्हें करके दूंगा तो ये लोग मुझसे हैप्पी रहेंगे और मुझसे खुश रहेंगे। ठीक है जी। तो ये बात सबसे पहले, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज गोल्स। हर इदारे के क्या होते हैं? अपने गोल्स होते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज द मोस्ट कॉमन गोल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे कॉमन गोल होता है वो क्या होता है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है। दुनिया का कोई इदारा आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जिसका ये गोल ना हो। भाई हर इदारे का कॉमन गोल क्या है? तमाम इदारों को अगर एक मुशतरका प्लेटफॉर्म पर जमा करना होता है तो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई हमने क्या कमाना है, हमने प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट जो है वो जब तक नहीं हो सकता जब तक टीम वर्क ना हो। टीम वर्क किसे कहते हैं? टीम वर्क कहते हैं जब सब मिलकर काम करें। मिलकर काम करने के लिए सबका काम करता सबको काम करना आना जरूरी है। भाई मैं भी, मुझे भी ड्राइविंग सीखनी थी। एक गाड़ी में मैं बैठा हूँ, एक गाड़ी में आप बैठे हैं, एक गाड़ी में कोई और बैठा हुआ है। अब 15 20 25 50 बंदे हैं, हर बंदे की ड्राइविंग सुपर है, हर बंदा अपना अपनी अपनी गाड़ी चला रहा होंगे। अब जिस बंदे को गाड़ी चलानी आती होगी वो तो उसको मंजिल पर ले जाएगा।
लेकिन अगर किसी बंदे को गाड़ी चलाना नहीं आती है तो वो ठोक देगा, वो किसी और गाड़ी को भी डिस्टर्ब करेगा, वो डायरेक्टली कभी भी फायदे का बायस नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा नुकसान का बायस रहेगा। सर ये कौन से चैप्टर का है? बेटा कंट्रोलिंग का पहला सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है। ठीक है जी। अच्छा, तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, हम बंदे को जॉब पर रखते हैं और उसके स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। इसके बाद लिख रहा है A standard is the level expected performance from a given goal। और स्टैंडर्ड क्या होता है? जो हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है सामने वाले बंदे से, जिसको हमने जॉब पर रखा होता है, जिसको भी हमने जॉब पर रखा होता है, उससे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस ही क्या हैं? वो दरअसल एक्सपेक्टेशंस ही उसके सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है। ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट विद रिस्पेक्ट टू, इसमें डिटेल बताई हुई किस किस बेस पर हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं। नंबर वन, क्वांटिटी। नंबर टू, quality। Number three, time used। And number four, cost। ठीक है जी। तो quantity, quality, time used and cost, तो ये चार हैं that are the most common, right? तो इन चारों मुहाज पर हम लड़ सकते हैं, इन ये चारों चीजें भी हम दे सकते हैं किसी को, और इन चारों में से कम एक चीज तो हम देते ही देते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज हम सेल कर रहे हैं, तो सेल हम करेंगे तो कैश की बात करेंगे, इतने पैसे वो क्वांटिटी में आ जाएगा, इतने यूनिट्स वो भी क्वांटिटी में आ जाएगा। क्वालिटी, कैश पर बेचना है, क्रेडिट पर नहीं बेचना है, ये क्वालिटी में आ जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि जिसमें वक्त लगता है, उसमें हम क्या करेंगे? टाइम यूज देंगे। एंड नंबर फोर, कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि लागत। अब यानी कि कम लागत करने का टारगेट दे सकते हैं, कम वक्त इस्तेमाल करने का टारगेट दे सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ाने का या क्वांटिटी को बढ़ाने का भी टारगेट दे सकते हैं। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ टारगेट्स दैट कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉइज। ठीक है। ओके, जवेरिया ने आपको बता भी दिया कि कौन सा पेज नंबर है, क्या है। सैयद नूर खान भी मौजूद है इस वक्त। अच्छा जी, सभी आलम है, मरियम, लाइबा, खिजर, जवेरिया, इन्फिनिक्स X510 भी मौजूद है, इल्सा, हिबा, फातिमा, फरीहा एंड फरहीन। बेटा एक बात पैगाम दे दूं कि हमारा बैच 28 फरवरी को एंड हो जाएगा। वट एवर बी द सिचुएशन, कल मैं 12:30 बजे एज पर टाइम ही अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा बिजनेस लॉ की। ठीक है। और हमें हर हाल में एंड करना है 28 फरवरी को। अब आप ऑनलाइन लें या फिजिकल हो क्लास, जो भी हो, 28 फरवरी आखिरी है। ऐसी हमारी रूटीन में क्लासेस चलेंगी, और मैं पूरी टाइमलाइन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक मैं कुछ चीज़ें तैयार करूंगा आपको शो करने के लिए हमारा क्या हो गया, क्या रहता है। और मकसद ये सिर्फ बताने का कि हम इंशाल्लाह एंड कर देंगे बाय द 28। और मार्च में इंशाल्लाह पेपर हो भी जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इदारे बंद नहीं किए बल्कि उनको ऑनलाइन पर शिफ्ट किया। तो उनके पास ये बात होगी कि भाई हमने तो कहा था ऑनलाइन पढ़ लो। अब वो बच्चे जो अभी भी, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे ख्याल सर से। जी। जी बोलिए। हेलो। सर वो सर ये जो HSC ने जो अनाउंसमेंट किया ना 2 इयर्स डिग्री बैचलर्स की, जी जी, ये तो पहले का होगा, 2018 से बोला है ना अनाउंस। कि सर ये खत्म हो जाएगी। वो बोला है ना कि जो जो इनरोलमेंट 2000, 18 से पहले के। सर तो हमारी तो 2018 की रजिस्टर, तो सर हमें डिग्री मिलेगी सर नहीं हमारी मिलेगी? डिग्री नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मिलेगी मिलेगी, डिग्री मिलेगी। अगर आपको डिग्री नहीं मिलेगी तो आप मेरी डिग्री ले जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, घबराए मत आप। तो वैल्यू होगी नहीं होगी ऐसी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2018 से नहीं है। सर उन्होंने बोला है ना 14 इयर्स एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल 14 जी इयर्स एजुकेशन सिस्टम नहीं जी माना जाता, जी इसलिए जी जी 16 इयर्स पूरी दुनिया में कहीं पर एजुकेशन भी सिस्टम माना जाता। तो सर नहीं है। इनरोलमेंट हमारा तो हाँ, बस समझ गया मेरी तो अब सर इसका हमारी तो इनरोलमेंट में 2018 की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है ना, है। सर हमारी मानी जाएगी। अगर पेपर्स हमने अगर 2019 में दिए हैं, 2018 की रजिस्ट्रेशन हमारी है एनरोलमेंट की। अगर आपका एनरोलमेंट 2018 की 31 दिसंबर से पहले का है,
तो आपको तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात है पहली। दूसरी बात यह है कि नहीं अगर है अगर आपका ना। 2019 के या उसके बाद का भी, तो फिर भी ये होगा कि 2 साल बीकॉम करने के बाद आपको बीएस थर्ड ईयर में दाखिला दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर बीएस आप 2 साल का करेंगे तो आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो आपका बैचलर कंप्लीट होगा। पूरी दुनिया में बैचलर 4 साल का होता है, सिर्फ हमारे मुल्क में 2 साल का था। हमें इसको बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था, हमने इसको बहुत देर कर दी खत्म करने में, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। बीकॉम ऐसे ही होता रहेगा जैसे हो रहा है। इसके बाद डायरेक्ट मास्टर्स में जो दाखिला मिलता था, अब मास्टर्स में नहीं मिलेगा, बल्कि बीएस थर्ड ईयर में दाखिला मिलेगा। और 60 अब जो जो जॉब्स आ रही है वो भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पर आ रही हैं, ठीक है ना। तो बैचलर ही बहुत होगा, मास्टर्स बहुत तो कम हो डिग्रीज जाएंगे। हमें 2 साल मजीद बाद मिलेगी। 2 साल पढ़ने के बाद डिग्री मिलेगी, नहीं तो एक और एसोसिएट डिग्री मिलेगी, यानी कि इनकम्प्लीट डिग्री आपको भारत में मिल जाएगी। तो आप लोगों की तो खैर हो गई ना, जो 2018 से पहले के, तो अब तो रिलैक्स होके पढ़ें, क्योंकि आप आखिरी। सर बीएस में एडमिशन के लिए बीकॉम की कितनी परसेंटेज चाहिए? बेटा 45 चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे मैं पढ़ाऊँ, अब देखें। सर बीकॉम की कितनी परसेंट हो जाएगा? 45 थोड़ा सा इंटरनेट डिसेबल हो रहा है शायद मेरा भी, तो जी सर। हाँ, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा। प्लस ये है कि मैंने एक दूसरे नेट वाले को भी बुलाया, थोड़ा स्ट्रांग वाला लगवाऊंगा ना, ताकि सिग्नल आपको अच्छे मिले। खैर, मेजरिंग परफॉर्मेंस सुने। द सेकेंड स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस इज टू मेजर परफॉर्मेंस लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स कैन काउंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, days absent, papers filed, samples distributed and rupees earned। ठीक है जी। अब क्या होता है कि पहले स्टेप में हम, स्टेप में जो कंट्रोल प्रोसेस समझा रहा हूँ उसमें पहला स्टेप था, हमने एक बंदे को जॉब पर रखा और हमने उसकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी और उसको बता भी दिया कि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, हम आपसे ये उम्मीद लगाए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, आगे अब हम दूसरे स्टेप में क्या करें, उसको हम एक्चुअल जो उसने परफॉर्मेंस दी है, हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि भाई इसकी परफॉर्मेंस है क्या। तो जब उसकी परफॉर्मेंस हम मेजर करेंगे, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ यार, मेरे ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है, और अगर मैं सही काम नहीं करता हूँ तो मुझे इसका नुकसान भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए अच्छा बंदा कौन है और बुरा बंदा कौन है। जो हमारे लिए अच्छा है हम उसको इज्जत देंगे, और जो हमारे लिए बुरा है आपको पता है हम उसको क्या देंगे। ठीक है जी। जाहिर है कि हम उसको फारिग कर देंगे या कुछ ना कुछ हम उसके खिलाफ ज़रूर करेंगे। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस में क्या होता है,